मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? देखिए, आज हमारा जो फैमिली चैप्टर है, कल से मैं तुम्हें फैमिली के बारे में पढ़ा रही हूँ। उसी को आज इम्पोर्टेंट जो आज उसके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, वो मैं बहुत सरल लैंग्वेज में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कोशिश करना आप इसको यही क्लास में मेमोराइज कर लो। मैं अपने हर स्टूडेंट को इतनी इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ और तुमसे ये अपेक्षा करती हूँ कि तुम्हें यहीं पे बैठ के मेमोराइज हो जाए। तो ध्यान रखना, टीचिंग के प्रति जो मेरा डेडिकेशन है या जो मैं जिस लैंग्वेज का प्रयोग करती हूँ, वो अपने हर लेक्चर को बहुत इजी बनाने के लिए करती हूँ और आप लोगों को समझ में आए। ठीक है? तो आज कल मैंने परिवार के बारे में बात की थी। परिवार की कुछ स्पेशल विशेषताएं कि परिवार सार्वभौमिक होते हैं, उसमें उत्तरदायित्व का विभाजन होता है, बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था परिवार करता है। और परिवार की परिभाषा की हमने बात की थी। मैकाइवर पेज ने कहा था कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन और पालन पोषण की व्यवस्था करता है। मतलब जहां बच्चों को उनका एक नाम, उनका एक परिचय, मैं किस फैमिली से हूं, मैं किस परिवार से हूं, मेरे पिताजी कौन है, मेरी माताजी कौन है, जो ऐसे पहचान मिलती है तो उसको परिवार की संज्ञा दी जाती है। तो इसलिए मैकाइवर तथा पेज ने भी उसको परिभाषित करते हुए कहा था कि पर्याप्त निश्चित यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह जो बच्चों के जनन मतलब बच्चे जहां उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं, और उनके पालन पोषण की व्यवस्था करता है। मतलब पूरा अरेंजमेंट परिवार के द्वारा ही किया जाता है। क्या परिवार से अलग बाहर तुम कोई ऐसी संस्था देखते हो जो बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करती है, अनाथ आश्रम को छोड़कर? नहीं, क्योंकि ऐसा बहुत कम देखने में मिलता है। बहुत विषम परिस्थितियों में किसी के माता पिता मर गए तो अनाथ आश्रम चला गया, किसी ने गोद ले लिया, वो बात अलग है। लेकिन परिवार के अलावा बच्चे के पालन पोषण की व्यवस्था उस तरीके से कोई भी नहीं कर सकता है। तो आज हम बात करेंगे परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत। क्या तुमने सोचा है ये फैमिली आई कहां से? या जिस हम फैमिली की माता पिता ये विवाह होता है, ये कहां से आए? हम तो कहते थे कि मनुष्य बंदरों की तरह जंगलों में घुमंतु जीवन यापन करता था, एक डाली से दूसरी डाली, इधर खा लिया, निकल पड़े। तो आज उसी की इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनना। इसे सिद्धांत ना मानो, अभी सिद्धांत भी बताऊंगी। आज तुम कुछ रोचक कहानियां सुनो मुझसे कि परिवार आया कहां से है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत, कि फैमिली कहां से आई। ये जिस फैमिली की हम बात करते हैं, जिस विवाह नातेदारी व्यवस्था, ये किसने बनाए और ये कब से अस्तित्व में है? तो इनकी आज हम बात करेंगे, परिवार की उत्पत्ति का सिद्धांत। उत्पत्ति मतलब कहां से आए, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। सबसे पहले है परिवार की उत्पत्ति का प्राचीन या पितृसत्तात्मक सिद्धांत। खास तौर पर आप इन 5 सिद्धांत को मेमोराइज रखेंगे, मेमोराइज करेंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन यदि आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, लेक्चरर के, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूपी में वैकेंसी आने वाली है, सुन लो मेरी बात, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और तुम कहोगे उत्पत्ति से कैसे आते हैं, वो भी पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगी कि कैसे इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, नेट के लिए, सेट के लिए। ठीक है? तो परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत में पहला है प्राचीन या पितृसत्तात्मक सिद्धांत। ऐसा माना जाता है इस सिद्धांत को प्लेटो और अरस्तु, इन लोगों ने प्राचीन अथवा पितृसत्तात्मक सिद्धांत, पितृसत्तात्मक कहते हैं। ऐसा माना जाता था प्राचीन काल से ही, घर का जो वरिष्ठ पुरुष होता था वो घर का मुखिया होता था। प्राचीन काल में दायित्व जो होते थे, जैसे घर के जो जितने भी बुजुर्ग होते थे, पहले लोग कबीलों में रहता था। सबसे पहले तो वो जंगलों में रहता था। जंगलों से रहने के बाद उन्होंने देखा जंगली जानवर हमला कर देते हैं या कोई बीमारी आ जाती है, तो लोगों ने सोचा हम ग्रुप में रहेंगे। जब वो ग्रुप में रहने लगे, ग्रुप को नाम दिया गया कबीलों का। तुमने आदिवासियों या ट्राइब्स में देखे होंगे
कबीले में रहने से क्या होता था, वो साथ शिकार करने जाते थे, साथ जाते थे तो ज्यादा काम करके आते थे, क्योंकि आप लोगों को पता है समूह में शक्ति होती है। ठीक है, एक व्यक्ति तुम कोई काम करोगे तुम महीनों तक नहीं कर पाओगे, अगर तुम 5 व्यक्ति उसी काम को करो तुम 2 दिन में काम पूरा कर दोगे, क्योंकि समूह में शक्ति होती है, ऐसा माना जाता है। तो जो कबीले होते थे, कबीलों का फिर सरदार नियुक्त कर देते थे, यानी सबसे समझदार अच्छा व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति। ऐसे ही वहां से प्राचीन काल में पितृसत्तात्मक की वो चली आई, पेट्रिचल इसको कस्टम्स बोलते हैं। जो घर का वरिष्ठ मुखिया होता था, पुरुष बड़ा व्यक्ति, वो घर का मुखिया होता था, और वो क्या करता था, सबकी देखरेख करता था, सबके कार्यों का विभाजन करता था। महिलाएं घर का काम करेगी, बच्चों ये वाले काम करेंगे, जो ये पुरुष हैं ये लकड़ी लेने जाएंगे और ये शिकार पे जाएंगे। इस तरीके से वो डिवाइड करते थे। तो वो प्राचीन परंपरा, जिस समय घर का वरिष्ठ पुरुष घर का मुखिया कहा जाने लगा, या उसे प्रधान बोलते थे घर का, तो वो पिता की सत्ता होती चली गई। ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी जब वो व्यक्ति मर जाता था, उसके बदले में घर का अन्य वरिष्ठ पुरुष घर का प्रधान या प्रमुख बन जाता था, मुखिया जिसे कहते थे, घर का मुखिया। तो ऐसे ये पितृसत्तात्मक की प्रथा चली, और पीढ़ी दर पीढ़ी घर के वरिष्ठ पुरुष जो हैं घर के मुखिया होने लगे, और ऐसा माना जाता है वहीं से परिवार अस्तित्व में आया, जब घर के वरिष्ठ पुरुष को घर की बागडोर संभालने को कहा गया या देखा गया। तो इसमें खास तौर पर प्लेटो, अरस्तु, इन लोगों ने अपनी विचारधारा दी थी, लेकिन यह पूर्ण नहीं माना गया। क्यों पूर्ण नहीं माना गया, अब बताती हूं। बहुत सारी ट्राइब्स, भारत चूंकि तुम्हें पता है जनजातियों का देश भी कहा जाता है, बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी थी जिसमें माता की सत्ता चलती है, मतलब माताएं मुखिया होती हैं, घर की वरिष्ठ महिला जो होती हैं वो घर की मुखिया होती हैं। तो ऐसों में लोगों ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि परिवार का जन्म पितृसत्तात्मक से हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि माताएं भी अब मुझे क्वेश्चन बताओ तुम लोग, उत्तराखंड की कौन सी जनजाति है जो मातृ सत्तात्मक है? क्लैपिंग तेसे, वेरी गुड। थारू जो ट्राइब है वो मातृ सत्तात्मक है, बहुत अच्छा बेटा, है ना। थारू ट्राइब। ऐसे ही अगर मैं इंडिया की बात करूं, कौन है? खस, नायर, टोडा, ठीक है, ये सब जो मुंडा नहीं, ये सब ट्राइब जो है मातृ सत्तात्मक है। तो लोगों ने कहा कि मातृ सत्तात्मक होते हैं, ऐसे में परिवार की उत्पत्ति पितृ सत्तात्मक कैसे माने? तो फिर वो स्वरूप बदला, उसे भी मैं आगे बताऊंगी कैसे। तो पहला सिद्धांत माना जाता है परिवार की उत्पत्ति का प्राचीन या पितृ सत्तात्मक सिद्धांत। समझ में आ गया? कुछ कठिन नहीं है, समझने की बात है तुम्हारे, ठीक है। दूसरा है यौन साम्यवाद का सिद्धांत, और इस यौन साम्यवाद सिद्धांत को दिया था जैसे मार्गन, फ्रेजर, जेम्स फ्रेजर थे, उन्होंने कहा था हमारे समाज का प्रारंभिक स्वरूप ऐसा था, ना तो परिवार विवाह कुछ अस्तित्व में नहीं था, कुछ भी अस्तित्व में नहीं होता था, ना परिवार विवाह। लोग झुंड में, कबीलों में रहते थे, जंगलों में जीवन यापन करते थे, कोई कभी भी किसी के साथ जानवरों की तरह संबंध बना सकता था। ये यौन साम्यवाद इसीलिए कहा गया, संबंधों की स्थिरता नहीं थी। जस्ट लाइक एनिमल, जैसे जानवर होते हैं ना, एनिमल्स होते हैं, इस तरीके से परिवार में जो था वो कोई भी किसी के साथ संबंध स्थापित कर देता था। ऐसे में क्या हुआ? प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम बच्चों की, बच्चों का पिता कौन होगा, माँ कौन है, इनका पालन पोषण कौन करेगा? तो यहां से ऐसा माना जाता है, मार्गन ने बताया और जेम्स फ्रेजर ने बताया, जब शुरू में संबंध ऐसे होते थे, ऐसा माना जाता है परिवार, बच्चों की चिंता होने लगी, अरे इनका पिता कौन होगा, इनको नाम कौन देगा, वहां से परिवार की उत्पत्ति मानी जाती है। जब संबंधों को नाम ही नहीं दिए जाते थे, संबंधों को स्थायित्व ही नहीं था, संबंधों का स्वरूप निश्चित ही नहीं था, तो ऐसा माना जाता है मार्गन और फ्रेजर के अनुसार यहां से परिवार की उत्पत्ति हुई है। फिर आया है परिवार की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत
बेकोफन, बेकोफन थे, बेकोफन, इन्होंने परिवार की उत्पत्ति को का विकासवादी सिद्धांत दिया। विकासवादी सिद्धांत कहते हैं स्टेप बाय स्टेप, चरणबद्ध तरीके से। मेरे एक एक शब्दों पे ध्यान देना तुम सब लोग। विकासवादी सिद्धांत कहते हैं परिवार का स्वरूप पहले तो था ऐसा, कोई किसी के साथ भी संबंध बना सकता था। फिर परिवार के स्वरूप में स्थिरता आई, स्थिरता आई, लोग समझने लगे हमारे बच्चों की देखरेख कौन करेगा, बीमार पड़ जाते थे, छोटे बच्चे मर जाते थे। फिर उन्होंने कहा नहीं, हम परिवार को स्थायित्व देंगे, तो स्थायित्व पनपा, तो विवाह अस्तित्व में आया। उसके बाद विवाह अस्तित्व में आया तो बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह होते थे। तो वो जब खत्म हुआ तब एक विवाह चरणबद्ध तरीके से। वो विकासवादी सिद्धांत, मैंने क्या कहा, चरणबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। पहले यौन साम्यवाद था, फिर स्थिरता आई, विवाह पनपी, परिवार अस्तित्व में आया, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, फिर उससे और ज्वेलसी होती थी, तब एक विवाह अस्तित्व में आए, एक विवाही परिवार। तो इस प्रकार जो विकासवादी सिद्धांत है वो क्या कहता है कि परिवार की जो उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति नहीं, उसका विकास हुआ है। कैसे? स्टेप बाय स्टेप, चरणबद्ध तरीके से। तो उसे बोला जाता है, विकासवादी सिद्धांत किसने दिया था? बेकोफन और मार्गन ने। मैंने अभी अभी क्लास शुरू करने से पहले किया, जब तुम कंपटीशन देने जाओगे सोशियोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, यहां से क्वेश्चन आएंगे। मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, यौन साम्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? विकासवादी सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? बेकोफन ने। फिर मार्गन ने इसकी बात की। इवन मार्गन ने तो हमारे सोसाइटी के उद्विकास की बात कर दी। समाज का उद्विकास कैसे हुआ? समृद्ध समूह, सिंडेशियन, एक विवाही परिवार, इस तरीके से उन्होंने 5 स्टेप बताए कि परिवार का उदय ऐसे हुआ है। तो परिवार की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत क्या कहता है कि परिवार उत्पन्न हुए पहले चरणबद्ध तरीके से। पहले मनुष्य घुमंतु जीवन यापन करता था, फिर अपनी संतानों को नाम देने के लिए स्थायित्व पनपा कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, उन्हें नाम देना है, परिवार अस्तित्व में आया। फिर बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, फिर वे बंद हुई क्योंकि उससे क्या हुआ? ईर्ष्या, द्वेष की भावना, एक विवाह अस्तित्व में आया। तो परिवार की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है, ऐसे हुई विकासवादी सिद्धांत के अनुसार। फिर आता है मातृ सत्तात्मक सिद्धांत। अभी अभी मैंने ऊपर तुम्हें बताया था पितृ सत्तात्मक सिद्धांत। ऐसा माना जाता था कि पिता घर की बागडोर संभालते थे। ठीक इसी प्रकार जब घर की वरिष्ठ माता, महिला घर की मुखिया होती थी, सुनिए मेरी बात, जब घर की वरिष्ठ महिला, चाहे तो वो दादी हो, चाहे नानी हो, चाहे माताएं हो, जो वरिष्ठ महिला होती थी उसके पास घर की सारी बागडोर रहती थी, उसे बोला जाता था मातृ सत्तात्मक। और खास तौर पर हमारी ट्राइब्स, हमारी जनजातियां, जिसमें केरल की नायर ट्राइब, टोडा ट्राइब, खस ट्राइब, इवन उत्तराखंड की थारू ट्राइब, इनमें मातृ सत्तात्मक देखी जाती है। मातृ सत्तात्मक कैसे? यहां महिलाएं घर की बागडोर संभालती हैं, यहां महिलाएं डिसीजन मेकिंग में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। निर्णय निर्माण में डिसीजन क्या लेना है, महिलाएं डिसाइड करती है। तो ऐसे परिवार उन्होंने बोला, खासतौर पर ब्रीफाल्ट ने। मातृ सत्तात्मक की बात करते हैं ब्रीफाल्ट। ब्रीफाल्ट ने कहा जब घर की वरिष्ठ महिला घर की मुखिया होती है, वहां से परिवार की उत्पत्ति मानी जाती है, और इसको बोला जाता है परिवार की उत्पत्ति का मातृ सत्तात्मक सिद्धांत। मैंने तुम्हें ये चैप्टर शुरू करने से बोला था तुम पढ़ो मत, आज तुम मुझसे एक स्टोरी सुनो, और ये स्टोरी है परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में, और ये बहुत इजी है अगर तुम सुनोगे, और एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत, ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। तो पहला है सत्तात्मक सिद्धांत, दूसरा है यौन साम्यवाद का सिद्धांत, तीसरा है विकासवादी सिद्धांत, चौथा है मातृ सत्तात्मक सिद्धांत, नेक्स्ट और लास्ट है एक विवाह का सिद्धांत। शुरू में जब समाज में यौन संबंधों को कोई दिशा ही नहीं थी, लोगों में ज्वेलसी उत्पन्न हुई, तो विवाह अस्तित्व में आया। विवाह आया तो लोगों को यही नहीं पता था विवाह करना किसके साथ है,
तो पूरे समूह विवाह हुआ करते थे, एक समूह दूसरे समूह में, या बहुपति विवाह। बहुपति मतलब शू में ऐसा बोला गया, महिलाओं चूंकि कमजोर नाजुक समझा जाता था, महिलाओं को मार दिया जाता था। तो ऐसे में महिलाओं की कमी आई तो एक महिला असंख्य पुरुषों से शादी कर लेती थी, उसे नाम दिया गया बहुपति विवाह। फिर बाद में अस्तित्व में आया बहुपत्नी विवाह, कि एक पुरुष कई सारी महिलाओं के साथ विवाह कर लेता था, नाम दे देता था बहुपत्नी विवाह। लेकिन अंततः एक विवाह अस्तित्व में आया। एक विवाह कहते हैं एक जीवित स्त्री के होते हुए दूसरा विवाह ना करना, और ये दिया था सिद्धांत वेस्टरमार्क ने। ध्यान देना, एक विवाह का सिद्धांत दिया था वेस्टरमार्क के द्वारा। वेस्टरमार्क ने एक विवाह का सिद्धांत दिया था, और ये इसलिए दिया था एक विवाह का क्योंकि ईर्ष्या होने लगी, या देखरेख नहीं कर पाते थे पत्नियों की या बच्चों की। तो ऐसे में वेस्टरमार्क ने कहा परिवार सबसे ज्यादा अपनी चरम सीमा पर अस्तित्व में आया एक विवाह के माध्यम से। और आज हमारा हिंदू विवाह कौन सा अधिनियम है वो? हाँ, वेरी गुड, फिर से ताली के सुन लो मेरी बात। सोना मत, जाग के बैठना। और ये तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा, अब तो तुम सोचोगे मैडम ऐसे ही बोलती रहती है, ये तुम्हें बाद में पता चलेगा मैं क्यों कहती थी। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में कंपटीशन में पूछे जाते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 मैंने तुम्हें बताया था, इस अधिनियम में एक विवाह को अनिवार्य कर दिया गया था। हिंदू, सिख, जितने भी हिंदू वो को मानने वाले हैं, इवन जनजातियों के लिए भी एक विवाह अनिवार्य कर दिया गया था। और एक विवाह कहते हैं जब एक स्त्री जीवित हो और जब तक उससे तलाक ना हो तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकती, या वो मर ना जाए तब तक दूसरी शादी नहीं हो सकती, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए। तो वेस्टरमार्क ने परिवार की उत्पत्ति का एक विवाह का सिद्धांत दिया था। अब ध्यान से सुनिए, एग्जाम में जब परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत पूछे जाएंगे तो ये पांचों आपको डिस्क्राइब करने होंगे। परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत, जिसे प्राचीन सिद्धांत भी कहा जाता है। परिवार की उत्पत्ति का यौन साम्यवाद का सिद्धांत, परिवार की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत, परिवार की उत्पत्ति का मातृसत्तात्मक सिद्धांत, और अंत में परिवार की उत्पत्ति का एक विवाही सिद्धांत, जो कि बहुत इजी है। तुम्हें कुछ कठिन लगा इसमें? किसी को लगाओ तो हाथ खड़ा करो, दोबारा समझाती हूँ उसे। मैं नहीं समझाऊंगी, तुम बताओगे यहाँ के, ठीक है? मैं बार बार तुमसे रिपीट कर रही हूँ, मैं अपने लेक्चर को बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ, जिससे तुम्हें बैठे बैठे ही इस क्लास में मेमोराइज हो जाए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ये तो आएगा ही आएगा। परिवार के प्रकार पूछे जाते हैं, यह भी बहुत सरल है, तुम्हें इनके टाइप्स पता होना चाहिए, जैसे वंश और परंपरा के आधार पर परिवार, उद्देश्यों के आधार पर या आकार के आधार पर, ठीक है, कई आधार पर परिवार के प्रकार आते हैं। ये भी कुछ मुश्किल नहीं है, हल्के से ये पॉइंट्स देखो, इजीली तुम डिफाइन कर दोगे। परिवार के प्रकार कहते हैं कितनी तरीके के परिवार पाए जाते हैं। जैसे भारत की बात करें, सत्ता, स्थान और वंश के आधार पर। मैंने अभी पितृ सत्ता की बात करी थी ना, और मातृ सत्ता की बात। तो सत्ता, स्थान और वंश के आधार पर परिवार जो हैं दो प्रकार के होते हैं, मातृ सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक। ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रखना क्योंकि अपने सेशनल में यही सब पढ़ाना है तुमने यहाँ की, ठीक है? और इस बार सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है, ग्रुप डिस्कशन भी होगा। सिर्फ मात पढ़ाओगे नहीं, ग्रुप डिस्कशन भी होगा इस बार, तो ध्यान रखना। और बहुत जल्दी शुरू करने वाली हूं मैं। जो इधर मातृसत्तात्मक, जहां माता, घर की वरिष्ठ महिला के हाथ में पूरे परिवार की बागडोर होती है, उसे बोला जाता है मातृसत्तात्मक परिवार। और आप उदाहरण देंगे नायर जनजाति का, टोडा जनजाति का, खस जनजाति का, थारू जनजाति का। ये सब एग्जाम्पल पे जरूर लिखना, ठीक है? तो मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं जहां घर की वरिष्ठ महिला के हाथ घर की बागडोर होती है, उस परिवार को मातृसत्तात्मक परिवार कहते हैं। दूसरा है पितृसत्तात्मक परिवार, जब घर के वरिष्ठ पुरुष के पास
घर की बागडोर होती है, घर का सारा काम वही देखते हैं, निर्णय निर्माण में उनकी भूमिका होती है, उसे कहते हैं पितृसत्तात्मक परिवार, पिता की सत्ता। ठीक है, नेक्स्ट है आकार या संगठन के आधार पर परिवार। आकार मतलब सदस्यों की संख्या कम या ज्यादा, इसके आधार पर भी परिवार होता है। जैसे एकल परिवार, कम संख्या जिनकी होती है, माता पिता और उनकी अविवाहित संतानें। ध्यान देना मेरे एक एक शब्द पे। एकल परिवार, जिसे इंग्लिश केंद्रीय को एकल परिवार भी कहते हैं, या इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। केंद्रीय परिवार या एकल परिवार या न्यूक्लियर फैमिली, ऐसे परिवार को कहते हैं जिसमें माता पिता और उनकी अविवाहित संतानें एक साथ एक परिवार में रहती हैं। और आज जो बड़े बड़े शहरों का ट्रेंड है वो एकल परिवार है। ठीक है, बड़े बड़े शहरों में जो परिवार के अस्तित्व हैं देखने को जो मिलते हैं वो कौन से देखने को मिलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। दूसरा है संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली कहते हैं जहां एक से अधिक पीढ़ी के लोग एक छत के नीचे, ध्यान देना हर एक एक शब्द पे, जब एक से अधिक पीढ़ी के लोग एक छत के नीचे निवास करते हैं, एक रसोई का भोजन पका भोजन खाते हैं, संयुक्त पूजा के में प्रतिभाग करते हैं, सारे काम संयुक्त संपत्ति के स्वामी होते हैं, तो उसे कहा जाता है संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली। ठीक है, तो संयुक्त परिवार। एक आता है विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली बोला जाता है बच्चों विस्तृत परिवार, संयुक्त परिवार की तरह होता है, लेकिन जहां संयुक्त परिवार में एक से अधिक पीढ़ी के लोग, यानी पिता की पीढ़ी के लोग ही, माता की नहीं, जैसे माता पिता उनके बच्चे, विवाहित बच्चे उनके बच्चे, इस तरीके से एक से अधिक पीढ़ी के लोग रहते हैं। और विस्तारित परिवार यानी एक्सटेंडेड फैमिली में मां साइड के पक्ष के भी लोग निवास करते हैं। संयुक्त परिवार में तो जैसे पितृसत्तात्मक परिवार है, पिता की पीढ़ी के लोग ही निवास करेंगे। एक पिता है, उसके 4 लड़के हैं, उसकी बहुएं, उनके बच्चे, लड़कियां विवाहित होकर दूसरे घर चली गई, वो तो संयुक्त परिवार हुआ। एक्सटेंडेड फैमिली बोलते हैं कई बार, जैसे लड़कियां भी शादी के बाद अपने पिता के घर में रह रही, या माता पक्ष में मामा बुआ वो भी एक परिवार में रहते हैं, तो उसको संयुक्त नहीं कहते, उसको क्या कहेंगे? विस्तारित परिवार या विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली। फिर है मिश्रित फैमिली, मिक्स फैमिली। मिक्स फैमिली कहते हैं जिसमें एकल, संयुक्त और विस्तारित इन तीनों के गुण समायोजित रहते हैं। ठीक है, मिश्रित परिवार बोलते हैं जिसमें सभी परिवारों का स्वरूप देखने को मिलता है, उसे बोला जाता है मिश्रित परिवार। तो आकार या संगठन के आधार पर परिवार जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला एकल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार, तीसरा विस्तृत परिवार, चौथा मिश्रित परिवार। ठीक है, नेक्स्ट है विवाह के स्वरूप के आधार पर परिवार। पहले क्या हुआ करते थे, मैंने तुम्हें बताया, पहले बहुपत्नी विवाही परिवार होते थे, एक विवाह भी होता था, तो उसके आधार पर परिवार जब बनते थे तो उसको उसका नाम दे दिया गया। हालांकि अब ये ट्रेंड में नहीं है। जैसे एक विवाही परिवार, जहां एक विवाह होते था और एक विवाह के बाद जो परिवार अस्तित्व में आता था उसे बोला जाता था एक विवाही परिवार। नेक्स्ट होता था बहुपति विवाही परिवार, जहां एक महिला के एक से अधिक पुरुष होते थे और वो सब पुरुष और उनके बच्चे एक साथ एक परिवार में रहते थे, तो उसे बोला जाता था बहुपति विवाही परिवार। बहुपत्नी विवाही परिवार, नेक्स्ट, जब एक महिला के एक से अधिक पति होते थे, उनकी संतानें सब लोग मिलकर एक ही परिवार में निवास करते थे, तो उसे बोला जाता था बहुपत्नी विवाही परिवार। इसी प्रकार अगर मैं तुमसे बात करूं, लिंटन ने नातेदारी के आधार पर परिवार के 2 प्रकार बताए थे। कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है,
इसलिए आप लोगों को बता रही हूं। लिंटन ने नातेदारी के आधार पर परिवार के दो प्रकार बताए थे। रॉल्फ लिंटन ने नातेदारी के आधार पर दो परिवार बताए। समरक्त मतलब जैसे हमारे भाई बहन, हमारे माता पिता होते हैं, जिनसे हम रक्त के आधार पर बंधे रहते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात, क्वेश्चन पूछने जा रही हूं अब तुमसे एक। जीजा और साली ये समरक्त है या विवाह के आधार पर बनने वाली नातेदारी? ठीक है, तो ध्यान रखना, बिल्कुल सही जवाब आप सभी लोगों ने दिया है। नातेदारी दो प्रकार से बनती है, या तो जिनसे हम ब्लड रिलेशन रखते हैं, ठीक है, जैसे हमारी दादी दादा नानी नाना से भी हम ब्लड रिलेशन रखते हैं, मामा मौसी बुआ। लेकिन जहां पति पत्नी होता है, यह विवाह के आधार पर बनने वाली नातेदारी है। सास ससुर, जेठ जिठानी, ठीक है, नंद भौजाई, जीजा साली, जीजा साला, ये सब विवाह के आधार पर बनने वाली नातेदारी है। तो लिंटन ने परिवार के दो प्रकार बताए, रक्त के आधार पर बनने वाले परिवार और विवाह के आधार पर बनने वाले परिवार। तो ये आज आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर इजी लैंग्वेज में समझाया है मैंने। आशा करती हूं आप लोगों को समझ में आया है। क्वेश्चन लिखिए इससे।